आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेशनरी वेव्स एंड डॉपलर इफेक्ट्स। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली वो हमारा वेव मोशन जो है उसका पार्ट 2 है। तो ये जो पार्ट 2 है बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्ट 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जहाँ से क्वेश्चन आ जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो ये जो पार्ट 2 है वो मतलब लगने में कठिन होता है, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करते तब तक कठिन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद सरल हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एसएचएम का पार्ट 2 था। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा टफ लग रहा था कंपेयर टू पार्ट 1, तो ऐसा ही है। ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा तो अगर मैं बात करूँ इसकी बात करूँ अगर मैं स्टेशनरी वेव और डॉपलर इफेक्ट की, स्टेशनरी वेव से हमें पहले कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। वेव मोशन में वैसे तो हमने बेसिक तो सारी बातें करी थी। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जाती हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं और वो मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक रिजल्टेंट वेव हमें मिलती है, तो और जो बाकी की दो वेव थी वो फिनिश हो जाती हैं, तो एक नई वेव जो मिलती है वही आपकी जो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव या मतलब वही उसी फिनोमेना को हम सुपरपोजिशन या सुपर मिक्सिंग कहते हैं। अब मैं कुछ बात करूँ अगर यहाँ पे, तो सुपर मिक्सिंग और सुपर में क्या होगा, बेसिकली कई तरीके की फिनोमेना हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे इंटरफेरेंस, बीड्स, स्टेशनरी वेव और लास्ट में लेसाजुस फिगर। लेसाजुस फिगर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो हम 3 को स्पेशली यहाँ पे देखने वाले हैं, 3 के क्वेश्चंस और 3 का रिवीजन स्पेशली करने वाले हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक होता है वो होता है क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, जो स्टेशनरी वेव का ही सब टॉपिक है या एप्लीकेशन हम कह सकते हैं। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है डॉपलर इफेक्ट। तो आज इतनी सारी चीज़ें और इनके खूब सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव में। सबसे पहली चीज़ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि भाई इंटरफेरेंस, बीट्स और इन सब में डिफरेंस क्या है। देखो इंटरफेरेंस में क्या सीन होता है, दो वेव आपकी एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, 0 फेज एंगल होता है, मतलब सेम फेज में चलती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, टकरा जाती हैं तो इंटरफेरेंस होती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है। जबकि बीट्स जो होता है वो इंटरफेरेंस से थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या होता है कि दो वेव चलती हैं एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो ये बीट्स बनाती हैं। और जो स्टेशनरी वेव होती हैं उनमें बिल्कुल ही अलग केस है। उनमें एक वेव ऐसे आ रही है तो दूसरी ऐसे आती है अपोजिट डायरेक्शन में, इनमें भी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो ये स्टेशनरी वेव, इंटरफेरेंस और बीट्स का सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। हालांकि इंटरफेरेंस ज़्यादा अच्छे से हम लाइट का पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में, जो काफ़ी पूरा एकदम डिटेल टॉपिक होता है, बट यहाँ पर इंटरफेरेंस साउंड वेव का पढ़ रहे हैं, इसमें एक ब्रीफ व्यू हमें देना ज़रूरी है। तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, कारण क्या है, क्योंकि जो आपकी लाइट होती है ना, लाइट का इंटरफेरेंस और साउंड का इंटरफेरेंस दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, सब फॉर्मूले सेम हैं, सारे क्वेश्चंस भी सेम है। अब हम अगर बात करें यहाँ पर इसकी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव की, तो मान लो सबसे पहले तो हमें फेजर पता होना चाहिए। फेजर कहाँ से पढ़ेंगे, फेजर को ज़्यादा अच्छे से मैंने डिस्कस किया है फेजर को वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स के जिसने भी पहले 3 लेक्चर देखे हैं उसके लिए इंटरफेरेंस या फिर फेजर हर जगह से आसान है। मैंने एसएचएम में भी डिस्कस किया है, वेव मोशन में भी डिस्कस किया है, तो इनमें से कोई से भी लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो डेफिनेटली आपको फेजर आता ही होगा। ठीक है, नहीं देखे हैं तो बेसिक ओवरव्यू मैंने दे ही दिया था। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में भी जो है फेजर के बारे में मैंने बात करी थी। अगर हम यहाँ पर बात करें बेसिकली, तो सबसे पहले इंटरफेरेंस में क्या होता है, 2 वेव्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए, मतलब ऐसे सोर्स, मतलब जैसे मान लो एक ही बल्ब है और एक ही बल्ब को एक ही लाइट जा रही है और आपने क्या किया, एक ऐसी सीट लगा दी जिसमें 2 होल हो रहे हैं, तो वहां से पास हो रही है, तो वो कोहेरेंट सोर्स हो गया। मतलब ऐसे सोर्सेस जिनमें आपकी सेम फ्रीक्वेंसी वगैरह सबको सेम है। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जब 2 वेव प्रोपेगेट करती हैं और वो टकरा जाती हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है वही फिनोमेना इंटरफेरेंस का होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि उनकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम ही रहता है, फेज एंगल भी। यहाँ पर अगर इंटरफेरेंस की बात करें, मान लो 2 वेव थी, ठीक है, एक थी y1, मतलब इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एक थी y2, तो हमारी जो रिजल्टेंट वेव बनती है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है, वो होता है a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। दैट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। 2 वेव जब टकराई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो इंटरफेरेंस भी 2 तरीके का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की खास बात क्या होती है
यहाँ पर मान लो cos फाई हमारा 1 ले लिया, मतलब कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम रिजल्ट आते हैं। तो एक नॉर्मल इंटरफेरेंस भी होता है जो ना कंस्ट्रक्टिव है ना डिस्ट्रक्टिव है, उसके बीच का, ठीक है। ये तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर cos फाई 1 है तो हमारा जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था, यहाँ पे cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो हो सकती है, इसलिए हमने cos फाई की वैल्यू 1 ले ली। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आती है, जो कितनी होती है a1 प्लस a2, ठीक है। और आपकी जो इंटेंसिटी है वो भी मैक्सिमम आती है, जो कितनी होती है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने दो चीज़ पढ़ी। देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन जो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हमने इंटेंसिटी पढ़ी, एम्पलीट्यूड पढ़ा, तो यहाँ पर क्या होगा, cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 नहीं होती है, ध्यान रखना, -1 होती है, ठीक है। -1 होती है जो आपकी cos 180 डिग्री की हो जाएगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा और इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब a1 माइनस a2, मिनिमम इंटेंसिटी मतलब √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसी में बताऊँ आपको, तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई, मतलब दोनों जो आपकी आ रही है ना वेव, साउंड वेव, दो वेव आ रही है ना, तो आपका जो उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है वो कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, क्योंकि 2 पाई में आप वहीं पर रिपीट हो जाते हो 360 डिग्री पर, 4 पाई, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, या फिर हम शॉर्ट में गए तो 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। लेकिन यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा आपका 2n प्लस 1 पाई का मल्टीपल, मतलब पाई का ऑड मल्टीपल, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आगे आते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव के केस में अगर यहाँ पर हमारा CI चल रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव चल रहा है, तो इस तरीके से हमने देखा। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में जो डेल्टा फाई है वो कितना है, 2n पाई। तो डेल्टा लैम्डा कितना है, वेवलेंथ कितनी है, n लैम्डा। तो डिस्ट्रक्टिव के केस में कितनी है डेल्टा फाई, डिस्ट्रक्टिव के केस में है हमारी 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। और इसके में कितनी है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अगर किसी को वेव ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से आता है ना, तो इसको तो पढ़ने की उसको ज़रूरत भी नहीं है, इसके सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, सेम है, ठीक है। ये होती है सेम फेज में, तो ये होती हैं अपोजिट फेज में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा लैम्डा कितना होता है, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा। तो यहाँ पर डेल्टा लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ऐसे 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मान लो एग्जांपल के तौर पे एक साउंड वेव है और वो आपकी वेवलेंथ एमिट करती है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की साउंड वेव है जो 20 सेंटीमीटर की वेवलेंथ एमिट करती है, ठीक है। उसका जो वेव जो सुपर इम्पोज कर रही है किसी मीडियम में, वो डिफरेंट पॉइंट पर करती है, P, Q, R, S, T, ठीक है। और जो पार्ट डिफरेंस है इन पॉइंट पर वो 30, 40, 50, 45, 70 ऐसे है, ठीक है, 90, ये 70 है, ठीक है। ये हमारा पाथ डिफरेंस है उन पॉइंट पर। तो क्वेश्चन ये है कि आपका विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन पॉइंट पर होगा, आपको बताना है कौन से टाइप का इंटरफेरेंस होगा। तो कैसे पता लगाएंगे, मैं एक पॉइंट के लिए आपको बताता हूँ, P के लिए मैं बताता हूँ, P पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा ये हमें बताना है, क्योंकि P पर पार्ट डिफरेंस 30 सेंटीमीटर है ना। और हमें अगर पार्ट डिफरेंस पता है तो इसका मतलब हमें क्या पता है, डेल्टा लैम्डा पता है, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा अगर पता है तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारी जो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस है, अगर डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा हम करें तो 30/20 हो जाएगी, जो है ना, वेवलेंथ इतनी है। तो डेल्टा लैम्डा जो आई वो 3/2 मल्टीपल आई लैम्डा के। अब मुझे बताना है कि भाई ये कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है, तो बताइए ये λ/2 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। तो ये ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब ये कौन सा इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने डिस्ट्रक्टिव का देखा था ना, देखो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। अगर ये कंस्ट्रक्टिव होता तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा ऐसा कुछ आता, 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ठीक है। अगला आपको बताना है Q पर, फिर अगला R के लिए, फिर अगला S के लिए, फिर अगला T के लिए। तो अगर हम देखें Q के लिए, तो Q के लिए अगर हम देखें तो Q पर 40 है डेल्टा लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू 40/30। तो आंसर कितना आएगा, 4/3। 4/3 का मतलब क्या है, ये कोई भी नहीं है, ये आपका नॉर्मल है। मैंने बताया था ना 3 तरीके के इंटरफेरेंस, तो फंस गए होंगे आप लोग अगर आपने ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कुछ बताया, तो ये नॉर्मल इंटरफेरेंस है, कुछ भी नहीं है ये तो।
आर पर देखते हैं 45, तो 45/30 कितना आ गया ये 3 और 2, यानी कि डिस्ट्रक्टिव। एस पर 70, नॉर्मल, ना डिस्ट्रक्टिव ना कंस्ट्रक्टिव। टी पर कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, क्योंकि 3 लैम्डा है और हम जानते हैं जब भी n लैम्डा होगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 4 5 लैम्डा इस तरीके से होगा तो वो आपका ये कितना आ जाएगा, सॉरी हमने ये लैम्डा 30 रख दिया है, लैम्डा 20 था, ठीक है। चलो 20 से कर लेना, तो आई होप 20 से आप कर लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है 20 से अगर करेंगे तो हमारा ये कंस्ट्रक्टिव आ जाएगा, ये आपका कैसा आ जाएगा फिर डिस्ट्रक्टिव, ये फिर अलग अलग मतलब ये आपका जो है कैसा आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव सॉरी डिस्ट्रक्टिव, और ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका कुछ ये आपका नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरफेरेंस में और कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका I1 और I2 है ना, इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो है 49/4, तो हमें बताना है I max डिवाइडेड बाई I मिनिमम। I max क्या है, I max जो है वो है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो 49 का रूट कितना होता है 7, 4 का 2 अपॉन 5, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, तो आंसर कितना आया हमारा, ये आएगा। अब इसका स्क्वायर भी करना है तो ये आएगा हमारा 81 और डिवाइडेड बाई 25, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 81 डिवाइडेड बाई 25। अब ये है तो जी, पर ये स्टार वाला क्वेश्चन है, कारण क्या है, हम भूल जाते हैं पेपर में ये स्क्वायर लगाना, ठीक है। तो ये है तो इजी बट लेकिन नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला को ढंग से याद रखना ज़रूरी है। वैसे भी एक हिसाब से देखा जाए तो 25% जो नीट का पेपर है उसमें सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ज़्यादा आते हैं, ठीक है। 25% क्वेश्चन सिर्फ ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले याद होने पर करे जा सकते हैं, तो इसलिए फॉर्मूले याद करने पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। एक अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। मान लो A मैक्स और A मिनिमम का रेशियो दिया गया है 10/3, तो आपसे पूछा है I1 और अपॉन I2 का रेशियो बता दो। ये सारे बहुत फेमस क्वेश्चन हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा और उसके बाद जो है आगे की चीज़ें देखेंगे हम। मैं इस क्वेश्चन को आपको कराने से मतलब आपको करने से पहले एक हिंट दे देता हूँ, तो फिर उसके बाद आप ट्राई करें। A मैक्स और A मिनिमम अगर हम ऐसे नॉर्मल तरीके से निकालें A1 प्लस A2 और इक्वेशन वगैरह बनाए तो नहीं, हम कंपेंडो और डिविडेंडो रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये रूल क्या है, A1 अपॉन A2, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, और उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब देखो ये रिवर्सिबल प्रोसेस का इक्वेशन है ना, रिवर्सिबल का मतलब क्या है, ऐसे भी बना सकते हैं और इससे ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करके इस रूल को कहते हैं C&D रूल, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो आपको इसको यूज़ करके यहाँ पर A1 और A2 फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद आपको I1 और I2 फाइंड करने हैं। किसका सही है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपेंडो और डिविडेंडो रूल का रिवर्सिबल यूज़ करते हैं, है ना। अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दी गई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐड कर दें, ठीक है। तो 13 डिवाइडेड बाई 7 ये हमारी A1 और A2 की वैल्यू आ गई, है ना, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर दिया और नीचे डिवाइड कर माइनस कर दिया। अब ये A1 और A2 की अगर वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब हमें I1 और I2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, I1 डिवाइडेड बाई I2। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अगर आप देखें तो जो I1 और I2 की वैल्यू है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगी, A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 डिवाइडेड बाई 49, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो सिर्फ इतना ही था, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर उसके बाद हम जो है मैं जो है एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। डिग्री ऑफ बेसिकली क्या होता है कि जब इंटरफेरेंस होता है ना तो कंस्ट्रक्टिव में तो बहुत ज़्यादा चमक होती है और डिस्ट्रक्टिव में बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो एक चीज़ होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि कितना ज़्यादा डार्क है या कितना ज़्यादा ब्राइट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये देखते हैं क्या है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, और उसके बाद उसके क्वेश्चन हम कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कहते हैं I मैक्स माइनस I मिनिमम डिवाइडेड I मैक्स प्लस
आई मिनिमम मल्टीप्लाई बाई 100। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है हमें, कॉन्ट्रास्ट और क्लियरनेस कितने ज़्यादा मतलब लेवल की है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखें कि मान लो अगर I1 और I2 दोनों ही बराबर हैं सेम I के, है ना, और A1 और A2 दोनों ही बराबर हैं A के, तो उस केस में जो I मैक्स होगा, I मिनिमम होगा वो 0 होगा और I मैक्स कितना हो जाएगा, 4I हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले में रखें तो इतना ही आने वाला है, ठीक है। मिनिमम को भी निकालना है √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, और मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना ही आंसर आएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला जो टॉपिक है वो है बीट्स। बीट्स क्या होती हैं, जब आपकी दो वेव एक ही डायरेक्शन में मूव करें, लेकिन आपका इसमें अंतर क्या होगा, थोड़ा सा जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ा सा उसका डिफरेंस होगा, तो यही जब मिल जाती हैं तो वो एक ही जगह पर क्या करती रहती हैं, पीरियोडिकली इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज होती हैं, जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसी को बीट कहते हैं। तो N1 माइनस N2 या फिर N2 माइनस N1 किसके बराबर होती है, B के। अब ये B क्या रिप्रेजेंट करता है, जो इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो। हालांकि इस B को नंबर ऑफ बिट पर सेकंड भी कहते हैं, मतलब एक सेकंड में कितनी बिट बनती है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 टाइम पीरियड होती है, इसलिए पर सेकंड यूज किया जा रहा है, तो ये नंबर ऑफ बिट पर सेकंड है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में यूज आपको मिल सकती है ये नंबर ऑफ बिट पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड का रीजन समझ में आ गया क्या है, पर सेकंड का जो सिंपल सा रीजन है वो ये है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो पर सेकंड ही होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको एक और चीज़ कहते हैं नंबर ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन पर सेकंड, क्योंकि एक बार आपकी हाई होगी एक बार लो होगी, इसीलिए नंबर ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन पर सेकंड भी इसको कह सकते हैं। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन में कि अगर नंबर ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन पर सेकंड पूछ ले तो वो बीट्स ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे आपका हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे मान लो आपकी एक फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ बीट्स बनती हैं 4 बीट्स पर सेकेंड। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन ये हैं कि जो इसका दूसरा मतलब जिसके साथ ये बीट बना रहा होगा दूसरी फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 304, 200, 296, 300, 308। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली आपका जो दूसरा फ्रीक्वेंसी है या तो वो 304 हो सकती है, क्योंकि 304 में से 300 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, या फिर वो 296 हो सकती है 296, क्योंकि जब 300 में से 296 घटाएंगे तो भी 4 आएगा। तो मैंने बताया था यहाँ पर कि भाई ये N1 माइनस N2 नहीं है, ये N1 और ये सिंबल का मतलब होता है कि इनमें से रिवर्सिबल सिंबल है, मतलब N2 में से भी N1 घटाया जा सकता है और N1 में से N2 भी। बड़े में से छोटा घटाना है और आंसर पॉजिटिव ही लाना है हमेशा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा ये आंसर आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर और क्वेश्चन करते हैं, तो एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर और टफ से थोड़ा सा नीचे। क्वेश्चन ये है कि एक दो आपकी ट्यूनिंग फॉर्क है और वो प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस करती हैं। अब ये प्रोग्रेसिव वेव क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल क्या होती हैं, तो मैंने बताया हुआ है। इसके लिए वेव मोशन के पहला लेक्चर देख लेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे थ्योरी वाले। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो y1 जो है वो होता है 4 sin 500 पाई t, ठीक है, या फिर y2 होता है हमारा 2 sin 506 पाई टी, ठीक है। मतलब ये हमारी दो प्रोग्रेसिव वेव है, दो ट्यूनिंग फॉर्क की। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इनको एक इंसान सुन रहा है, ठीक है, एक इंसान है, मान लो ये कोई कान है, ईयर है, ये उसके दोनों पास बजाई जा रही हैं, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये इसके पास बजाई जा रही हैं, ठीक है। ये एक है और ये दूसरी है, ऐसे इसके ये पास बजाई जा रही हैं। एक की प्रोग्रेसिव वेव ये है, दूसरे की ये है। मान लो ये पहली है, ये दूसरी है और ये ईयर है। तो क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि अगर पर्सन को अल्फा बीट्स सुनाई देती हैं, अल्फा बीट्स पर सेकंड, ठीक है, और उसको इंटेंसिटी और उसको जो इंटेंसिटी रेशियो है वो दिया गया है बीटा के बराबर, ठीक है। बीटा क्या है, आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम। तो आपको बताना है कि बीटा माइनस अल्फा का क्या वैल्यू होगी। क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीट्स पर सेकंड सुनाई देती हैं, तो पहले बीट्स का नंबर निकालो फिर बीटा निकालो, मतलब रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो उनका डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। हम करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई इसको हम कैसे कर सकते हैं। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा।
यहाँ पर अगर हम देखें तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमें गिवन है। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वो कितनी है, यहाँ पर ये हमारी 500 है, ये हमारी 506 है। तो 500 और एक है हमारी 506। 500 है मतलब 2 पाई n1, और ये कितनी हो जाएगी फिर 2 पाई n2। अब करना क्या है, इसको काट दो, कितनी बार, 200 बार गए, 302 बार, और सॉरी ये 302 बार नहीं जाएगा, आई थिंक ये जाएगा 2 और 5 3, और ये कितनी बार जाएगा 250 बार। हमारी n1 और n2 आ चुकी है। अब देखो मैंने पाई से पाई को भी काट दिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 500, जो टी के अलावा जो चीज़ होती है ना वो सब ओमेगा है, तो ये ध्यान रखना पाई भी है इसमें, ऐसा नहीं कि पाई नहीं है, पाई से पाई भी कट गया है। तो n1 और n2 आ गए, मतलब बीट्स आ गया, बीट्स का मतलब अल्फा आ गया। अल्फा क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा, बड़ा कौन है n2, तो कितना है 253 में से 250 गए तो 3 बचे, यानी कि 3 बीट पर सेकंड बन रही हैं। बीटा क्या है, आई मैक्स और आई मिनिमम। अब आई मैक्स का मतलब एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 4 और 2, तो क्या निकाल लेंगे, एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी निकाल लो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही फंडा, एम्पलीट्यूड जो है वो A1/A2 कितना है, एम्पलीट्यूड जो है वो है 4/2, ठीक। तो इंटेंसिटी कितनी, फिर इनका स्क्वायर कर देंगे, तो इंटेंसिटी हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गई हमारी I1 और I2 की वैल्यू, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखें, कंपेंडो और डिविडेंडो रूल केवल एम्पलीट्यूड के लिए है, क्योंकि I1 और I2 में रूट आती है मैक्सिमम वैल्यूज़ में। तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, आई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी √I1 प्लस √I2 और उसका स्क्वायर, मतलब √8 प्लस √4 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई मिनिमम। आई मिनिमम की वैल्यू √8 प्लस, सॉरी 8 नहीं होगा, ये 16 होगा, ओके, और √4 और सॉरी माइनस आएगा ये, है ना, और का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, मतलब 2 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये 4। आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो कितना आया, 9 आया, और इसका 3 आया। तो बीटा माइनस अल्फा फिर कितना आएगा, ध्यान रखना एग्जामिनर बड़ा चालाक है, उसने 2 आंसर निकलवाए हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो वो क्या कर देगा, अल्फा की वैल्यू पुट करके, देखो ऑप्शन कैसे आएंगे मैं भी आपको दिखाता हूँ। आंसर आ गया 6, देखो इसके ऑप्शन कैसे आएंगे क्वेश्चन के, इसके जो ऑप्शन आएंगे ना वो ऐसे आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा आपका 3, क्योंकि एक आंसर 3 आ रहा था। दूसरा ऑप्शन आएगा 9, क्योंकि दूसरा आंसर 9 आ रहा था। तीसरा ऑप्शन आएगा 6, और चौथा आंसर हमारा आएगा 0, ठीक है। 4 ऑप्शन आएंगे। अब बड़ा चालाक है एग्जामिनर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग करानी है उसको, तो अब कैसे कराएगा नेगेटिव मार्किंग, पहला आंसर 3 आया तो कुछ लोग 3 पे क्लिक कराएंगे, दूसरा आंसर 9 आया कुछ लोग दूसरे पे क्लिक कराएंगे, और जो सही करके आएंगे वो तो करेंगे, और कुछ 0 पर कराएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनमें आपको अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये थोड़ा सा टफ साइड में भी था, क्योंकि लेंथी भी है, 1 मिनट में किसी बच्चे को ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है। मैंने बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया था क्योंकि आई नो कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग में जाना ही जाना है, चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करना जब हमें पता ही है, तो ठीक है। आग में हाथ डालना ज़रूरी नहीं होता है ना, तो हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, तो बेहतर है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख कर इसको पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन बीट्स में कैसे आते हैं देखते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ऐसा है कि एक सोर्स है एक्स, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है, ठीक है, वी डोंट नो इट्स फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन ये है कि ये 8 बीट प्रोड्यूस करता है किसी दूसरे सोर्स के साथ, और जो दूसरा सोर्स है वो 250 हर्ज का है। कोई दूसरा सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ज है, इसके साथ ये मिलकर कितने बीट प्रोड्यूस कर रहा है, 8 प्रोड्यूस कर रहा है, और यही सोर्स किसी दूसरे के साथ यानी कि 270 हर्ज की फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स के साथ कितनी बीट बनाता है, 12। तो बताना है कि भाई ये एक्स की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ, कोई एक्स है अननोन फ्रीक्वेंसी, और ये 250 हर्ज के साथ 8 बीट बना रहा है, और ये फिर से एक्स 270 वाले के साथ 12 बीट बना रहा है। तो आपको बताना है कि आखिर इस एक्स की वैल्यू कितनी है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं बात करूँ इस एक्स की, तो मान लो ये कोई एक्स था, ठीक है। अगर ये 250 हर्ज के साथ बना रहा है हमारी कितनी, 8 बीट, मतलब ये 250 हर्ज का सोर्स रहा होगा, अगर इसके साथ 8 बीट बना रहा है तो ये 2 तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है 258, 258, और एक हो सकता है 242। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन सा है, इससे डिसाइड होगा। अगर ये इसके साथ 12
बीट्स दे रहा है, इसका मतलब ये 258 ही रहा होगा, 242 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 12 घटाओगे या जोड़ोगे तो 270 कभी नहीं आएगा, लेकिन 258 में अगर 12 जोड़ोगे तो 270 जरूर आएगा, तो आंसर आएगा 258। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपका दो वेव हैं जिनकी वेवलेंथ है आपकी 2 मीटर और दूसरी की है 2.02 मीटर। ये ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा प्रिसाइज कैलकुलेशन का है, टफ कैलकुलेशन का है, ठीक है। और ये दोनों वेव सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं, वेलोसिटी आपकी दोनों की ही सेम है, v1 और v2 दोनों की ही सुपर इम्पोज करती हैं, ये सुपर इम्पोज करती हैं और 2 बीट्स पर सेकेंड बनाती हैं, ठीक है। ये बीट्स जो हैं 2 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करती हैं जब बीट्स बनती है इन दोनों से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अगर वेलोसिटी कितनी होगी, अगर बीट्स इतनी है, λ1 और λ2 इतना है, तो वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हमारी बीट्स 2 हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब जो बड़ी है उसमें से छोटी घटा दो, बड़ी कौन सी, सॉरी वेवलेंथ दी गई है, तो वेवलेंथ बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर जो छोटी वेवलेंथ होती है उसका आंसर बड़ा आएगा, मतलब पहली वेवलेंथ 2 है, बाद की 2.0 है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ये इक्वल टू है 2 के। अब साउंड की स्पीड कितनी होती है, साउंड की स्पीड होती है 330, हम जानते हैं, तो ये कॉमन आ गई, 1/2 माइनस 1/2.02, इसको इसे काट दो तो ये आ जाएगा हमारा 2 बन जा 2 और ये हो जाएगा कितना हमारा 13, 6 और 5। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाना चाहिए, 404 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना आंसर हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो सॉरी, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ही हमसे पूछी थी, यहाँ पर आपकी ये वेलोसिटी अलग है तो हमें v ही निकालना था, ठीक है। तो हमें जो है इसको सॉल्व करके यहाँ पे लाना था, तो इस तरीके से आंसर जो आएगा वो 404 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कई बार आपको साउंड की स्पीड भी यूज़ करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर, तो वो होती है 330 या 332, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हमारा। अब हम देखेंगे इंटरफेरेंस और बीट्स में ग्राफिकल अंतर, ठीक है। ग्राफ्स के बेसिस पे अगर अंतर पूछ लिया जाए तो देखो, इंटरफेरेंस में ना कांस्टेंट रहता है जो रिजल्टेंट बनेगा, उसमें वेरिएशन नहीं होता है, मतलब ऐसे वेरिएशन नहीं हो रहा है, कम ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है। उसमें या तो कंस्ट्रक्टिव बन रही है या डिस्ट्रक्टिव बन रही है या नॉर्मल है। लेकिन बीट्स में क्या होता है, बीट्स में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, दैट्स इस तरीके का कुछ सिस्टम है बीट्स के अंदर। दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज टाइम, दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज टाइम, ठीक है। वी हैव टू रिमेंबर इट। इस तरीके से यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पर आपका वेरिएशन रहेगा, ठीक है। वैक्सिंग विनिंग भी कहते हैं इसको, उतार चढ़ाव, ठीक है। अब यहाँ पर अंतर तो मैंने बता ही दिया, इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टेशनरी में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बीट्स का मैथमेटिकल एनालिसिस भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जैसे एक बीट क्या होती है, कई बार 1 बीट ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मान लो हम ऐसे अगर एक ग्राफ बनाए बीट का, जो हमने अभी बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो एक आप वेरिएशन देख रहे हो वो एक बीट कहलाती है, या फिर ये या ये, इसको हम 1 बीट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी बीट है, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 बीट है इसके अंदर। अगला टॉपिक होता है बीट का टाइम पीरियड। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम पीरियड ऑफ बीट। तो ये क्या भला है, ये होता है बेसिकली एक बीट को कंप्लीट करने में टाइम। तो ये होता है हमारा 1/b के इक्वल, ठीक है। 1/b के इक्वल होता है बीट पर सेकेंड या इंटेंसिटी वेरिएशन पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है बेसिकली आपको क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, उसकी एक की फ्रीक्वेंसी 300 है और एक की 304 है, ठीक है। ये बीट प्रोड्यूस करती हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी बीट पर सेकेंड, वो तो आप बता ही दोगे। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम इंटेंसिटी वेरिएशन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मैं दो क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ही है हालांकि, बट ध्यान यहाँ पर ये रखना है हमें
कि आपकी जो यहाँ पर हाउ मेनी बीट्स पर सेकंड के हमें ध्यान ये रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें दोनों लैंग्वेज यूज़ करी जाती हैं, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है कि इंटेंसिटी वेरिएशन पर सेकंड क्या है। तो दोनों का आंसर 4 आएगा, हम जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन इसमें करना है हमारा, इंटेंसिटी वेरिएशन हमारा 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हमें बताना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितनी बार वेरी करेगा। हमें बताना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितनी बार वेरी करेगा। क्वेश्चन है कि ये जो हमारा 2 बीट हैं, 2 फ्रीक्वेंसी वाली बीट हैं, तो इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितनी बार वेरी करेगा। देखो यही मैं समझाना चाह रहा हूं, बेसिकली सब लोगों का आंसर 4 आया होगा, लेकिन इंटेंसिटी वेरिएशन और एम्पलीट्यूड के वेरिएशन में अंतर है। कभी भी आपको बीट्स में पूछा जाए ना एम्पलीट्यूड का वेरिएशन, तो आपको हमेशा एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। N1 माइनस N2 फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है, लेकिन एम्पलीट्यूड के वेरिएशन के लिए डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 टाइम एम्पलीट्यूड का वेरिएशन 2 टाइम यहाँ पर होगा। वी हैव टू रिमेंबर इट, ओके। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बेसिकली ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब आप यहाँ पर जैसे बीट्स को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो एम्पलीट्यूड ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो मिनिमम वैल्यू है इसको हम जो है एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो 2 टाइम यहाँ पर ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन इसी में पूछा जाएगा आपसे कि टाइम पीरियड, बीट का टाइम पीरियड कितना है। बीट का टाइम पीरियड क्या होता है, 1/b के बराबर होता है, मतलब 1/4 के बराबर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टाइम इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपको बताना है कितनी बार मैक्सिमम हो रही है एंड कितनी बार मिनिमम हो रही है। देखो हमारा जो बीट कुछ ऐसी होगी, अगर ये 4 बार ऊपर जा रही है, 1 2 3 4, ठीक है, हमने 4 बार बना लिया, ठीक है ना। कितनी बार मैक्सिमम कितनी बार मिनिमम, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मिनिमम और मैक्सिमम, देखो 1 बार मैक्सिमम, 2 बार मैक्सिमम, 3 बार मैक्सिमम, 4 बार मैक्सिमम। तो हमारी ये जो बेसिकली 4 बारी मैक्सिमम होगी और 4 बारी मिनिमम होगी, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी वेरिएशन का मतलब क्या है, हर एक सेकंड में 2 बार, एक बार वैक्सिंग एक बार विनिंग, एक बार वैक्सिंग एक बार विनिंग, है ना। तो ये वाला सीन है, तो 4 दोनों का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है एवरेज फ्रीक्वेंसी। तो एवरेज फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी, व्हाट शुड बी द एवरेज फ्रीक्वेंसी। हमारा क्वेश्चन है अगला कि एवरेज फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एवरेज फ्रीक्वेंसी है N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इंटेंसिटी वेरिएशन की बात करें तो हमने पढ़ा था बीट, जैसे जो बीट होती थी वो बीट पर सेकंड या नंबर ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन पर सेकंड। तो ये जो इंटेंसिटी वेरिएशन है इसका मतलब क्या है, विनिंग वैक्सिंग। देखो हमने यहाँ पर देखा था कि इसमें ग्राफ में हमने देखा था एक बार ऊपर जा रही थी एक बार नीचे आ रही थी, मतलब एक ही सेकंड में एक बार विनिंग एक बार वैक्सिंग, एक बार विनिंग एक बार वैक्सिंग, या फिर मतलब इंटेंसिटी वेरिएशन में क्या हो रहा है, एक बार मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई, फिर एक बार बिल्कुल कम हो गई, फिर मैक्सिमम मिनिमम, हर एक सेकंड में 2 बार हो रही है। तो इसका मतलब अगर इंटेंसिटी वेरिएशन 4 है तो एक बार 4 बारी मैक्सिमम हुई होगी, 4 बारी मिनिमम हुई होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, हमारे यहाँ पर जो आंसर है वो 4 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा एवरेज फ्रीक्वेंसी का। तो एवरेज फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दोनों फ्रीक्वेंसी एक 300 एक 304 है, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा 302, ठीक है। 300 प्लस 304 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 302, ठीक है। चलिए तो आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम जाएंगे स्टेशनरी वेव्स पर। इन क्वेश्चंस देयर आर ओनली 4 बीट्स पर सेकंड। बीट्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन पर सेकंड। मतलब इंटेंसिटी वेरिएशन का मतलब क्या है, अगर हमने वेरिएशन शब्द जो जोड़ा है उसका मतलब ये है कि आपका एक सेकंड में वो एक बार मैक्सिमम हो रही है एक बार मिनिमम हो रही है, ठीक है। इंटेंसिटी वेरिएशन का मतलब ये है। तो 4 बीट्स पर सेकंड है या 4 इंटेंसिटी वेरिएशन पर सेकंड है, तो एक सेकंड में जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम भी हो रही है मिनिमम भी हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी कराया है जिससे कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाए। मैक्सिमम भी 4 बार हुई होगी, मिनिमम भी 4 बार हुई होगी, है ना, ऊपर भी 4 बार गई होगी, नीचे भी 4 बार जो है आई होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन पर सेकंड
सेकंड जो है, यानी कि 1 सेकंड में जो है कितनी बार वो जो है ऐसा हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो 4 इंटेंसिटी वेरिएशन है, इसका मतलब ये है कि उसी सेकंड में एक बार मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक बार मिनिमम भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझना होगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अगला टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स पर हम तीसरे नंबर पर आए हैं। पहला इंटरफेरेंस देखा, फिर बीट्स देखा और फिर स्टेशनरी वेव्स पर आए हैं। स्टेशनरी वेव्स की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो मैंने पहले ही बताया कि जब दो वेव एकदम हर चीज़ इनमें सेम होगी, ठीक है, इन ऐसी वेव होंगी जिनमें फ्रीक्वेंसी सेम होगी, नेचर सेम होगा, स्पीड सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम होगा, ये एक ही मीडियम में होंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, बट फर्क होगा फेज डिफरेंस का, ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, ठीक है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो आपकी ऐसी एक रिजल्टेंट वेव बनती है जो उसी जगह पर रहती है, कोलैप्स एक्सपेंड करती रहती है। जो रिजल्टेंट वेव है वो आगे नहीं बढ़ती है, इनका नाम स्टेशनरी तभी है, रुकी हुई है, ठीक है। तो ये रुकी हुई वेव यहाँ पे बनेंगी, कोलैप्स कर जाएंगी, उसी जगह पर जो है ऊपर, मतलब उसी जगह पर वो एक्सपेंड कोलैप्स करती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। स्टेशनरी वेव्स इनका नाम क्यों रखा गया है, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स, क्योंकि ये टकरा रही है, तब तो देखो एक आ रही है दूसरी भी आ रही है, लेकिन जब वो टकरा जाएंगी तो वो एक ही जगह पर जो है कोलैप्स और एक्सपेंड होती रहेंगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगी, उसी जगह पर रहेंगी, इसीलिए उनका नाम है स्टेशनरी, रुकी हुई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं नोड, कुछ चीज़ें होती हैं एंटी नोड। तो जो स्टेशनरी वेव होती हैं उनका कई बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, कई बार मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो जब भी उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जैसे मान लो स्टेशनरी वेव हमने बनाई, तो जो स्टेशनरी वेव आपकी बनी है, ठीक है, जैसे मान लो ये इस तरीके से एक वेव थी, ठीक है, और आपका इस तरीके से मान लो ये वेव थी। अब ये जो वेव है, ठीक है, इस तरीके से थी। अब उसके बाद क्या हुआ, ये वेव, दो वेव आई, मान लो एक, मैं दूसरे कलर में यहाँ पे बनाता हूँ, एक वेव ऐसे थी, मान लो एक वेव ऐसे थी, है ना, फिर इस वाले केस में ऐसे थी, फिर इस वाले केस में ऐसे थी, और इस वाले केस में ऐसे थी, ठीक है। ये वेव थी जो हमारी आने वाली थी, है ना। एक वेव थी जो दूसरी साइड से आ रही थी, मान लो रेड कलर में बना दिया, और ये दोनों क्या कर गई, सुपर इम्पोज कर गई। तो अब एक रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी जिसको हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। तो ये जो हमें ऊपर वाली रिजल्टेंट वेव मिली है ना, ये स्टेशनरी वेव है, दोनों के एम्पलीट्यूड वगैरह सब जुड़ गए, ठीक है। तो इसीलिए हमें नेट एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखो बड़ा मिल रहा है, ओके। तो ये चीज़ हमें समझनी है। ये दो, एक आने वाली थी, एक दूसरी साइड से आने वाली थी, मतलब मान लो एक ऐसे आ रही थी तो दूसरी अपोजिट साइड से आ रही थी, और आपके ये दोनों कंबाइन हो गई। कंबाइन होने के बाद आपकी क्या बनी, स्टेशनरी वेव यहाँ पर बनी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपका एम्पलीट्यूड देखो मिनिमम है, 0 है, तो इनको हम एंटी नोड कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मैक्सिमम है, इनको हम नोड कहते हैं। ये हमें समझना होगा। तो यहाँ पर दो वर्ड आपको मिलेंगे, एक एंटी नोड, एक नोड। नोड ऐसे पॉइंट जहाँ पर, सॉरी, नोड ऐसे पॉइंट जहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड है, एंटी नोड ऐसे पॉइंट जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो यहां पर नोड कौन से पॉइंट है, नोड ऐसे पॉइंट हैं जिन पर आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड है, जो बिल्कुल नीचे वाले हैं, ठीक है। और आपके एंटी नोड ऐसे पॉइंट हैं जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जो मतलब सबसे ऊपर वाले या सबसे नीचे वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन इसका एक और चीज़ हमें समझनी होगी। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर नोड बना, यहाँ पर नोड बना, यहाँ पर नोड बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और एंटी नोड यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। हमसे पूछा जा सकता है डिस्टेंस। तो आपसे पूछा कि नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तीनों क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वो मैं लिख देता हूँ। पहला है लैम्डा, अगला है लैम्डा अपॉन 2, तीसरा ऑप्शन है लैम्डा अपॉन 3, और अगला है लैम्डा अपॉन 4। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारा क्या आंसर आएगा, नोड और नोड के बीच में कितना है, आधी वेव है, मतलब लैम्डा अपॉन 2। एंटी नोड और एंटी नोड में भी आधी वेव है, लैम्डा अपॉन 2। नोड और एंटी नोड में चौथाई वेव है, मतलब लैम्डा अपॉन 4। ये डिस्टेंस हमें याद होना बहुत ज़रूरी है एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें पता चल गई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको स्टेशनरी वेव के बारे में दो चीज़ें और बता देता हूँ, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस जो होता है रिजिड एंड और फ्री एंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें अगर स्टेशनरी वेव चाहिए होती हैं तो हम दो तरीके से इनको ले सकते हैं। एक होता है फ्री एंड वाला तरीका, और एक होता है रिजिड एंड वाला तरीका। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्री एंड और रिजिड एंड, इन दोनों में बेसिकली मतलब क्या अंतर होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा, अगर फ्री एंड वाले का देखें तो इस तरीके से वेव आई, ठीक है, ऐसे वेव आ रही है और ऐसे यहाँ पर आई, ठीक है। तो फ्री एंड में क्या सिस्टम होता है कि जब यहाँ पर वेव आ रही है, मान लो ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1 है, तो पहला पॉइंट सबसे पहले आएगा। तो जो पॉइंट होगा, क्योंकि ये फ्री है, मतलब ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो ये वाला जो पॉइंट है, जब वेव यहाँ पर आएगी तो ये इसके प्रेशर की वजह से ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा
कि जब ये लौट कर जाएगी तो वो ऊपर जो चला जाएगा पॉइंट, मान लो पहला पॉइंट ऊपर चला गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, जब वो लौट कर जाएगी रिफ्लेक्ट होगी तो उस केस में क्या होगा, पहले तीसरा पॉइंट नीचे आएगा, फिर दूसरा और फिर पहला। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, इसको हम देखो पल्स कहते हैं, ये जो चीज़ बनाई है ना मैंने, इसको पल्स कहते हैं, ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो देखा वो ये देखा कि जब ये वेव रिफ्लेक्ट हो गई तो आई ऐसे थी, है ना, इंसिडेंट ऐसे हुई थी, रिफ्लेक्ट ऐसे हुई है, तो पॉइंट आपके जो है वो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, आगे 3 आएगा, 2, फिर पीछे 1 आएगा। लेकिन रिजिड एंड की क्या कहानी है, रिजिड एंड में आपका ये जो वेव है ना ऐसे आ रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है तो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3 मान लो, या फिर ये पॉइंट 1 मानोगे इसकी तरह ही, तो हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट 1 ले लेते हैं, ये वाला 3 ले लेते हैं, सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये आ रही है तो जब ये लौट कर जाएगी, क्योंकि ये ऊपर नहीं जा सकता था, तो ऊपर नहीं जा सकता था तो ये वापस जाएगी, तो ये क्या होगा, जो ऊपर या नीचे जा नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जब वापस जाएगा तो पहला पॉइंट वो उल्टा हो जाएगा, है ना। अब की बार क्या होगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये दूसरा, ये पहला, मतलब पहला पॉइंट यहाँ पर आया, टकराया, उल्टा होकर निकल गया, फिर दूसरा आया, उल्टा होकर निकल गया, फिर तीसरा आया, उल्टा होकर निकल गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आपकी जैसे आ रही थी वैसे उल्टे फेज में निकल गई, लेकिन यहाँ पर ये वे भी उल्टी हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, देखो क्वेश्चन सबसे पहला हम एक करते हैं, हम एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से। ये हमारी वेव है, यहाँ पर पॉइंट 2 है, यहाँ पर ये पॉइंट 1 है, और ये इसका रिजिड एंड है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि अगर ये रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमारी जो नेट वेव, नई वेव बनेगी वो कैसी बनेगी। ये इंसिडेंट थी तो रिफ्लेक्टेड कैसी बनेगी, तो कैसी बनेगी, देखो पहला पॉइंट अगर रिजिड पर आया तो पहला पॉइंट पहला आया वो वापस होके निकल जाएगा, तो आगे कौन सा जाएगा, पहला पॉइंट आगे जाएगा, ठीक है। फिर पीछे कौन सा रहेगा, दूसरा, तो ये ऐसे बनेगी, है ना। ये हमारा कौन सा पॉइंट रहेगा, दूसरा, ये हमारा पहला, इन्वर्ट हो जाएगी, और सबसे आगे कौन सा पॉइंट रहेगा, पहला ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया इस तरीके से, ऐसे वेव आई ऐसे और इससे टकराकर निकल गई फ्री एंड से। जब ये निकल गई फ्री एंड से टकराकर तो क्या होगा, अगर ये हमारा तीसरा था, ये दूसरा, ये पहला, तो जब फ्री एंड से टकराएगी तो ये वाला पॉइंट ऊपर जा सकता है, जब ये पहला यहाँ पर आएगा तो ऊपर जा सकता है, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा ऊपर जाएगा, जब ये लौट कर जाएगी तो पहले कौन सा निकलेगा, फिर पहले जो है तीसरा ही निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये फ्री एंड से टकरा रही है तो उस केस में आपका सीन ये होगा कि जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट था, ठीक है, वो आपका सबसे आगे निकल जाएगा, फिर आपका दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। अब ये तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस तो हमें बेसिकली देखने को हो सकता है ना ही मिले, हालांकि एम्स वगैरह ऐसे एग्जाम में मिल सकते हैं, बट लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है मैथमेटिकल इसका फंडा, ठीक है। तो मान लो 2 प्रोग्रेसिव वेव थी, ठीक है, तो 2 प्रोग्रेसिव वेव आई और टकराकर स्टेशनरी वेव बना दिया। अब प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो नॉर्मल वेव हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मल हमें दिखती है वेव वो, और स्टेशनरी वेव मतलब जो दोनों के टकराने की वजह से ऐसी वेव जो बनेगी जो वहीं खड़ी रहेंगी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, बस आपका फेज डिफरेंस अलग होगा 180 का। तो यहां पर मान लो इंसिडेंट वेव थी आने वाली जो थी वो ऐसी कुछ थी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के। क्वेश्चन अभी नहीं है, ये हमारी एक इंसिडेंट रे है जो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। अब ये जो वेव है वो आई रिजिड एंड पर और एक बार आई फ्री एंड पर, और दोनों बार क्या हुआ, जब एक बार रिजिड एंड पर आई, एक बार फ्री एंड पर आई, तो दोनों बार क्या हुआ कि ये जो वेव है बेसिकली, अब रिजिड पर आई चाहे फ्री पर आई, लौट कर तो जाएगी। जब लौट कर आने वाली वेव और पहले से आने वाली वेव, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, दोनों टकरा गई तो स्टेशनरी वेव बन गई। तो अब जो रिजिड के बाद जब ये टकराएगी और स्टेशनरी वेव बनेगी, तो आपकी जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन आती है वो क्या आती है, फाइनल इक्वेशन। जब ये रिजिड से टकराएगी तो हमारी इक्वेशन आती है -2a cos ओमेगा टी साइन, ये साइन के एक्स, ठीक है। ओके, तो हमारी जो रिजिड है उसमें जो y है वो इतनी है, मतलब ये क्या है बेसिकली, जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव टकराई तो जो स्टेशनरी वेव बनी उसकी इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज स्टेशनरी वेव, तो यहाँ पर इनकी कोई स्पीड तो होगी नहीं, ये तब है जब रिजिड से टकराई है। अगले केस में आ जाओ फ्री एंड से, जब वो फ्री एंड से टकराएगी तो हमारा जो y होगा वो कितना होगा, 2a साइन ओमेगा टी
cos kx, ठीक है। तो ये हमें रटना नहीं है कुछ भी, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड का आएगा। तो एम्पलीट्यूड का जो बेसिकली स्टेशनरी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो ओमेगा टी वाली इक्वेशन को छोड़कर जो बचा हुआ है वो सब होता है, ठीक है। ये पूरा एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है 2a cos kx, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 2a माइनस है, वो ठीक चीज है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको छोड़ देंगे, सिर्फ ये 2a sin kx, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि हमें तो ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे कब क्या करना है। देखो ये आया कहाँ से, जब हम दोनों को ऐड करेंगे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वहां पर सुपरपोजिशन वगैरह करेंगे, तो वहां पर आपका फॉर्मूला यूज करके ये आएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर अगर देखें, आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर अगर देखें तो स्टेशनरी वेव के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी स्टेशनरी वेव होती है, अगर उसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अगर x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 0 आ गया, तो वो जो वेव होगी, जो स्टेशनरी वेव होगी, वो रिजिड एंड से आई होगी, ठीक है। और अगर x इक्वल टू 0 रखने पर हमें y इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, तो वहां पर वो फ्री एंड से आई होगी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, यहां पर अगर हमने इस एंड को देखा था, देखो यहां पर हमें याद होगा, यहां पर हमारा y नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है, जबकि यहां पर y इक्वल टू 0 था, मतलब y में मूवमेंट हो ही नहीं रहा था, हमने इसको रिजिड कर दिया है, लेकिन यहां पर हो रहा था। तो x इक्वल टू 0 रखने पर y नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो फ्री एंड की इक्वेशन है, और x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 0 आ रही है, तो रिजिड एंड की इक्वेशन है, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर बेसिकली ये हो गया ना, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने एक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन लिखी, tan sin 50 पाई टी, ठीक है, sin पाई अपॉन 7x। आपसे पूछा गया कि ये जो इक्वेशन है वो आपकी कौन से एंड से है, फ्री एंड या रिजिड एंड। तो कैसे निकालेंगे, क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखनी है। x कहां पर है, ये रहा। इसको 0 रखने से डिसाइड करो कि y की वैल्यू 0 आ रही है या नॉट 0 आ रही है। अगर 0 आ रही है तो ये कौन सी रही होगी, रिजिड एंड। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो कौन सी रही होगी, फ्री एंड। अगर हम यहां पर देखें तो x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 मतलब 0, तो पूरी ही वैल्यू 0। तो इसका मतलब हमारा ये कौन सी वेव रही होगी, ये रिजिड एंड वाली वेव रही होगी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेशनरी वेव में क्वेश्चंस करने के लिए, ये मैं आपको बेसिकली एक तरीके से जुगाड़ बता रहा हूं। अगर किसी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन में साइन और कॉस दोनों ही हैं, तो जो इंसिडेंट वेव रही होगी ना, वो साइन वाली रही होगी, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो भी साइन वाली रही होगी, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। हमें कोई भी इंसिडेंट, मान लो कोई भी आपकी वेव है स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी में साइन और साइन आ रहे थे देखो यहाँ पर, तो ये कौन सी रही होगी फिर, ये आपकी, देखो इसमें तो साइन और कॉस आने चाहिए, तो मान लो एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, तो वो कौन सी रही होगी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों ही साइन की रही होंगी, ठीक है। अगर आपकी ऐसी वेव है जिसमें या तो साइन साइन है या फिर कॉस एंड कॉस है, तो इन दोनों ही केसेस में आपकी जो इंसिडेंट वेव रही होगी वो कॉस की रहेगी। ये जुगाड़ है, ट्रिक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस वाली स्टेशनरी वेव में एक बार साइन आ रहा था, एक बार साइन आ रहा, मतलब दोनों बार ही साइन आ रहा है, मतलब ये कौन सी इक्वेशन रही होगी, कॉस वाली रही होगी, है ना। देखो एक वेव आ रही थी जो इंसिडेंट थी, एक वेव दूसरी साइड से आ रही थी जो रिफ्लेक्टेड थी, या फिर दूसरी वेव थी, वो दोनों टकराई तो स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बनी। अब ये जो स्टैंडिंग वेव बनी है उनकी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। जैसे हर वेव की इक्वेशन होती है तो स्टैंडिंग की ये होती है। जो आने वाली वेव थी, जो इंसिडेंट वेव थी, अगर हमें वो ऑप्शन में निकालनी हो कि कौन सी इंसिडेंट वेव यहाँ पर रही होगी, तो साइन और कॉस का कैसे अंदाजा लगाएंगे, अगर दोनों ही साइन साइन है मतलब कॉस की, दोनों ही कॉस कॉस है मतलब कॉस की रही होगी, और अगर एक साइन है एक कॉस है, या एक कॉस है दूसरा साइन है, तो उस केस में साइन की रही होगी। अब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर स्टेशनरी वेव के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन में हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक स्टेशनरी वेव है y इक्वल टू tan sin 50 पाई टी, ठीक है, sin पाई अपॉन 7x। आपको बताना है
पहला क्वेश्चन, नेचर ऑफ रिफ्लेक्टर, मतलब वो रिजिड एंड है या फिर फ्री एंड है। ठीक है, नेचर ऑफ रिफ्लेक्टर। तो नेचर ऑफ रिफ्लेक्टर कैसा है, अगर हम देखें तो ये साइन है, ये भी साइन है, मतलब दोनों सेम है, तो कैसा रहा होगा। अच्छा, हमें अभी सिर्फ रिफ्लेक्टर का नेचर बताना है, तो कैसे बताएंगे, x की वैल्यू 0 रखकर बताएंगे। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये रेजिडेंट है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया जिसका आंसर मैं अभी बता रहा था, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का नेचर। इनका नेचर बता दो, कैसे बताओगे, साइन साइन मतलब कौन सी वेव रही होंगी ये, अगर दोनों ही साइन साइन है तो मतलब कॉस वाली रही होगी, अगर ये कॉस है तो ये भी हमेशा कॉस ही रहेगी, ध्यान रखेंगे। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव कांस्टेंट, ठीक है, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। ठीक है, किसकी ध्यान रखना, वाई इंसिडेंट और वाई रिफ्लेक्टेड दोनों की। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना होगा, हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो होना चाहिए, जो टी वाला है उसको छोड़ दो, बाकी सब होगा, तो कितना होगा, 10 साइन पाई अपॉन 7x, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 साइन पाई अपॉन 7x, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जो टाइम के साथ आती है, मतलब 50 पाई, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। अब आपसे पूछा वेव कांस्टेंट के बता दो, तो के किसके साथ आता है, एक्स के साथ, तो के कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 7। ठीक है, अगला पूछा जाएगा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या होती है, 2 पाई अपॉन के होती है ना। वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता था ना एसएचएम के, सॉरी वेव मोशन के अंदर, पहले वाले में पढ़ा था लेक्चर 1 में, सेशन 1 में, 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई अपॉन 7, तो कितना हो जाएगा, वेवलेंथ 14 मीटर। अगला पूछा है इसमें वेव स्पीड, तो वेव स्पीड क्या होती है, इसके दो फॉर्मूले, या तो एन लैम्डा या विराट कोहली का वेलकम। तो वेव स्पीड, ये ट्रिक बताई थी ना याद रखने के लिए, विराट कोहली का वेलकम, तो ओमेगा अपॉन के। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, अब हमें ओमेगा भी पता है, के भी पता है, तो हम इसको यूज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 50 पाई और के हो जाएगा पाई अपॉन 7, तो 50 पाई डिवाइडेड बाई पाई अपॉन 7, तो कितना आया, 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर स्टेशनरी वेव के कुछ क्या होते हैं एप्लीकेशन, जैसे ओवरटोन। ओवरटोन क्या है, ओवरटोन बेसिकली जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल के अलावा, उन सबको ओवरटोन कहते हैं। मान लो सबसे शुरू की जो फ्रीक्वेंसी थी वो ये थी, अब इसकी जैसे मैंने बोला बहुत स्लो बोला एन, फिर मैंने बोला एन, फिर एन, फिर एन, मतलब जितना ज्यादा तेज बढ़ता जाऊंगा वो ओवरटोन होती जाएगी। सो सबसे फंडामेंटल होती है, सबसे छोटी, उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल। इसके अलावा इसकी जितनी भी है मल्टीपल, वो सब होती हैं क्या, ओवरटोन। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल ट्यून कह लो, और क्योंकि ओवरटोन कह रहे हैं तो फंडामेंटल टोन कह लो, बाकी सब क्या हो जाएंगी, ओवरटोन। तो ये हो जाएगी पहली ओवरटोन, ये दूसरी ओवरटोन। मैंने ये लिखकर क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, हम एन को ही पहली ओवरटोन मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे आ जाते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स की, वो है ना, जो सबसे कम होती है। अब उसके बाद हार्मोनिक, एक वर्ड आपको मिलेगा हार्मोनिक। हार्मोनिक मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे हार्मोनिक कहते हैं। जैसे मान लो एन, N1 आपकी टोन है, तो मैंने कहा 7N, तो 7N का मतलब क्या है, सेवंथ हार्मोनिक। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल, मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टोन या फंडामेंटल टोन। तो मान लो मैंने लिखा 500, तो इसका मतलब क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक। किसका फिफ्थ हार्मोनिक है, इस 100 हर्ज वाली फ्रीक्वेंसी का। आगे आ जाओ, मान लो एक क्वेश्चन किया कि अगर फिफ्थ हार्मोनिक किसी गिवन सोर्स का 1000 हर्ज है, तो बताओ इसकी थर्ड हार्मोनिक कितनी होगी।
तो फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब 5n किसके बराबर है 1000, तो n की वैल्यू कितनी 200, तो 3n की वैल्यू कितनी 600, ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझनी है। आगे आ जाते हैं। अगला एप्लीकेशन होता है क्लोज ऑर्गन पाइप, जिसे हम कहते हैं COP। क्लोज ऑर्गन पाइप में आपको ध्यान रखना है, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है क्लोज ऑर्गन पाइप की, वो होती है हमारी स्पीड, वेव की स्पीड डिवाइडेड बाई 4LC, ठीक है। मान लो ये हमारा एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, मतलब ये यहां से क्लोज है, ऊपर से ये ओपन ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। देखो ध्यान रखना, जहां से भी पाइप ओपन रहता है वो एंटी नोड होता है, जहां भी क्लोज हो गया उसको नोड बना देते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अगर इसकी लेंथ हमारी LC है, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आपकी ऐसे वेव बन गई आधी, तो ये आपकी कौन सी रहेगी V/4LC, ठीक है। अच्छा, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, जिसे हम OOP लिख देंगे। ओपन ऑर्गन पाइप आपका दोनों साइड से ओपन रहेगा, तो मतलब ऊपर भी एंटी नोड, नीचे भी एंटी नोड बनेगा। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा। सॉरी, ये आपके दो बार बन गए, ऐसे, ठीक है। और इसको मतलब ऐसा, बेसिकली हमें ये मोड़ना नहीं चाहिए, हमें ये ऐसे ही कर देना चाहिए। मतलब देखो, ये आपके ऐसे और ये आपके ऐसे, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा ऊपर बना लो, मतलब थोड़ा सा ये मैं इसको ऐसा करता हूँ, दोबारा बना लेता हूँ, इसको मत देखिए, मतलब इसको मत देखिए आप, दोबारा बना लेता हूँ मैं ओपन ऑर्गन पाइप। ये इस तरीके से, ये थोड़ा छोटा बनाना चाहिए मुझे, जिससे आपका वो एक ही बार बने, ठीक है। ये हमारा ओपन ऑर्गन पाइप है, ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है, तो ऊपर भी एंटी नोड बनेगा, नीचे भी एंटी नोड बनेगा। तो यहां से हम आए ऐसे, यहां से हम आए ऐसे, ठीक है। तो तभी तभी तो एंटी नोड है, क्योंकि जहां पर ये मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है वो तो नोड होता है, बाकी आपका ये एम्पलीट्यूड तो एंटी नोड हो गया। तो एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, और एक एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, सबको याद है ना, कितनी होती है λ/4। तो दो के बीच में कितनी होगी λ/4 प्लस λ/4, मतलब जो पूरी लेंथ हो जाएगी ओपन ऑर्गन पाइप की, वो इस केस में λ/2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर अगला केस देखें तो वहां पर 2 λ/2, फिर 3 λ/2। तो मुझे आपको ये डायरेक्टली याद नहीं रखना है, हमें आपको क्या करना है, एक नॉर्मल फॉर्मूला याद रखना है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ओपन ऑर्गन पाइप की, वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। इसी से सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। दोनों में अंतर याद रखें, क्लोज ऑर्गन पाइप में नीचे 4 आता है, ओपन ऑर्गन पाइप में नीचे 2 आता है। आगे अगर हम देखें तो जो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्वाइस होती है क्लोज ऑर्गन पाइप के, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, जब आपकी लेंथ सेम है, ओके। अब आगे आते हैं हम यहाँ पर बेसिकली कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो करने वाले हैं हम, ठीक है। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की क्लोज ऑर्गन पाइप की कितनी है 1000 हर्ट्ज है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो डिटरमाइन करो फिफ्थ एंटी नोड के बारे में कि फिफ्थ एंटी नोड इसका कितने फ्रीक्वेंसी पर होगा, फिफ्थ एंटी नोड की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बताऊं तो कौन सा पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में हमें ध्यान रखना है कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है ना, उसमें जो आगे की ओवरटोन होती है, जैसे मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है जो 1000 हर्ट्ज दी गई है, तो अगली जो टोन होगी, जो होगी फर्स्ट ओवरटोन, वो हो जाएगी 3n, फिर अगली 5n, फिर अगली 7n, फिर अगली 9n। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, उसमें आपकी जितनी भी टोन होती हैं वो सब ओवरटोन है, मतलब है ना, इसके फंडामेंटल वो तो ठीक है, लेकिन कहने का जो यहाँ से सेंस है वो ये याद रखने वाला पॉइंट ये है कि जितनी भी आप ओवरटोन देख रहे हो वो सब ऑड मल्टीपल हैं फंडामेंटल का। तो अगर ये फंडामेंटल है तो दीज ऑल आर ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल टोन। तो इसका मतलब अगर ये 1000 है तो ये 3000, ये 5000, ये 7000, तो ये 9000। तो फिफ्थ एंटी नोड मतलब ये 9n वाली है ना, तो 9n मतलब 9000 हर्ट्ज होगी फिफ्थ एंटी नोड के। ये तो था क्लोज ऑर्गन पाइप। अगर आपका कौन सा आ जाए ओपन ऑर्गन पाइप, एक क्वेश्चन करते हैं अगला, ठीक है, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि यहां से कैसे ओपन और कैसे क्लोज का फंडा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक ओपन ऑर्गन पाइप है, क्लोज नहीं है, है ना, वो वाइब्रेट कर रहा है पहली ओवरटोन में, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और एक दूसरा पाइप है जो ओपन एंड का है, ठीक है। तो पहला जो पाइप है वो आपका ओपन ऑर्गन पाइप है, दूसरा आपका जो है ओपन एट, मतलब देखो पहला ऑर्गन पाइप है ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, दूसरा ओपन ऑर्गन पाइप है, वो आपका जो है वाइब्रेट कर रहा है किसी
और ओवरटोन में, मान लो तीसरी ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों रेजोनेंस में है। रेजोनेंस का मतलब क्या है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ देयर लेंथ आर गिवन बाई एन ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड, मतलब सीओपी, ठीक है। ये आपका पहली ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप तीसरी ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, और दोनों रेजोनेंस में है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर करनी है, तो उनकी लेंथ का रेशियो कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो एन सीओपी इज इक्वल टू एन ओओपी। क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v अपॉन 4LC, v का मतलब स्पीड होती है ना, और ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल इतनी होती है। अच्छा, अब लेकिन ये तो फंडामेंटल है, लेकिन यहाँ तो ओवरटोन है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्लोज ऑर्गन पाइप होते हैं, जो भी क्लोज ऑर्गन पाइप होते हैं, उनमें अगर फंडामेंटल एन है तो आगे की ओवरटोन और मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल होती हैं, 3n 5n 7n। जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में अगर फंडामेंटल एन है तो आगे की ओवरटोन इवन प्लस और दोनों ही होती हैं, मतलब 2n 3n 5n नहीं आएगा, 4n फिर 5n ऐसे करके, मतलब इंटीजर मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो v है उससे तो आप इसको काट ही दोगे, ठीक है भाई, v से v तो कट ही जाएगी, है ना। LC और LO का रेशियो पूछा ही है, ठीक है भाई, LC अपॉन LO तो पूछा ही है हमसे। अगर हम यहां पर देखें तो क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, पहली ओवरटोन है, मतलब अगर फंडामेंटल एन है तो पहली ओवरटोन 3n होगी। क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप की देखें, उसकी थर्ड ओवरटोन है, मतलब अगर फंडामेंटल एन है तो थर्ड कौन सी होगी, आपकी थर्ड ओवरटोन है, ध्यान रखना, थर्ड टोन नहीं है, थर्ड ओवरटोन, मतलब फंडामेंटल को हटा दो उसके बाद वाली। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये तो हमारी फंडामेंटल है, तो पहली ओवरटोन, दूसरी ओवरटोन, तीसरी ओवरटोन, मतलब 4n, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है, तो LC अपॉन LO कितना आएगा, इसको अगर इधर उधर शिफ्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 3/8, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा फंडा यहाँ पर रहेगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को अब इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर जो आगे ये जो क्वेश्चन कराया है वो रेजोनेंस ट्यूब का है बेसिकली, अगर आप देखें तो, ठीक है। आगे का एक छोटा सा टॉपिक होता है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट को मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के दौरान आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। ये हमारा पूरा होता है हमारा यहाँ पर वेव मोशन, जहां पर मैंने वो सारी बातें कवर करने की कोशिश करी है जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और अब आप जो है सारे क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।